आज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आज सियासी गर्मी बढ़ती दिख रही है। देर रात पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तो सवाल ये उठने लगे कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। एक दिन पहले दरअसल पवार ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और आज शाम 4 बजे फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने विरोधियों को खबरदार किया है कि सरकार के खिलाफ साजिशों से वो बाज आए। सरकार मजबूत है और विरोधियों को क्वारंटीन करने की जरूरत है। नारायण राणे पहले ही कोरोना के फ्रंट पर सरकार को फेल ठहराकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुंबई में जिस तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, मुंबई बहुत जल्द दूसरे नंबर का वो शहर हो सकता है पूरी दुनिया के हिसाब से, जहां पर बीते दिनों में सबसे तेज गति से आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन जो ये सियासी उठापटक की खबरें आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं पहले इसे लेकर किस तरह के बयान सामने आए। महाराष्ट्र की कोविड की परिस्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा देश के पेशेंट्स ये महाराष्ट्र से है। 40% से ज्यादा मौतें ये महाराष्ट्र में हो रही है और पूरी तरीके से सरकार नाकाम दिख रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की ये जो कोशिश है बिल्कुल गलत है। कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में, केंद्र की जिम्मेदारी है, आप हमारे गार्डियन हैं, तो पक्षीय राजनीति, पॉलिटिकल जो राजनीति है अपनी अपनी पार्टी की, वो नहीं करनी चाहिए। परिवार से जुड़े मैं उनसे उनके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो मैंने तो देवेंद्र जी से ये बात नहीं सुनी, मैंने अमित शाह साहब से ये बात नहीं सुनी, मैंने और जो उनके नेता है नितिन गडकरी जी, उनसे बात नहीं सुनी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता। लेकिन पवार साहब संतुष्ट नहीं है सरकार के। पवार साहब सबसे ज्यादा संतुष्ट है सरकार के काम के बाद, ये सबसे ज्यादा मुझे मालूम है। पवार साहब संतुष्ट। लेकिन जिस सुबह वो राज्यपाल महोदय से मिलते हैं, राज्यपाल महोदय से हम भी मिले हैं उसी शाम। देखिए, राजभवन का एक ऐसी जगह है लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं और राज्यपाल साहब भी सबको बुलाना पसंद करते हैं। वहाँ की खान पान सेवा भी बहुत अच्छी है। आजकल बाहर सब कुछ बंद, आपको मालूम है, लेकिन वहाँ ठीक से लेकिन सरकार को कुछ धोखा नहीं है। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा होगा। राष्ट्रपति राजवट अगर लागू होती है तो क्या महाविकास आघाड़ी तैयार है इसको देखिए, राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा, वो सपने में ही रहेगा। सर, गुजरात का आपने उदाहरण दिया था, वो वापस कर दोहराइए। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। यहाँ के जो हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फडणवीस साहब और पूरा वो जो जजमेंट है गुजरात हाईकोर्ट का, वो देख लीजिए। थैंक यू सर। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, सवाल उठने यहाँ पर लाजमी है क्योंकि शरद पवार मिल रहे हैं राज्यपाल से, जिसे लेकर संजय राउत ये कह रहे हैं कि एक तो आम मुलाकात है, राज्यपाल से तो सभी मिलते रहते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब इस सरकार का गठन हुआ था तब भी ये कहा जा रहा था कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि अलग अलग विचारधारा की पार्टी है। ऐसे में क्या अब कोरोना एक मुद्दा बन गया है और शायद सरकार की कहीं ना कहीं विफलता एक तरह से फूट का मुद्दा बन सकती है? देखिए, इतने जल्दी हम किसी पर स्ट्रिक्चर पास करें ये तो बात अभी हुई नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि दो मुद्दे अलग अलग है। शरद पवार का गवर्नर से मिलना ये मुद्दा एक अलग है क्योंकि शरद पवार और संजय राउत दो ऐसे नेता थे जो गवर्नर पर लगातार बायस्ड होने का आरोप लगा रहे थे। बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि गवर्नर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अपना उनको जो कहा गया है उससे ज्यादा काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ उनका झुकाव है, वहां पर राजभवन पर राजनीति हो रही है, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके चलते आखिरकार गवर्नर ने इन दोनों नेताओं को बुलाया था बातें साफ करने के लिए। ये बात रही एक। दूसरी बात कि क्या सरकार को खतरा है, तो दरअसल ये मुद्दा तब उठा जब संजय राउत ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया और कहा कि इस तरीके की मीटिंग हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ में। लेकिन जो दूसरा ट्वीट था उसको लेकर ये शंका कुशंकाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि दूसरे ट्वीट पे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को वो गिराए और वहां पर अपनी सरकार या राष्ट्रपति शासन लाए। इस तरीके की कोशिश चल रही है, लेकिन जो नहीं हो पाएगी। इसके वजह से दरअसल ये मामला निकला।
और तीसरी बात देवेंद्र फडणवीस की, तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, आज उनकी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नारायण राणे जो बीजेपी के सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने ये मांग रखी है गवर्नर के पास जाकर कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष आज की तारीख में ये मांग उठाने को तैयार नहीं है। हाँ, बीजेपी का ये जरूर कहना है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार कोविड की स्थिति हैंडल करने में, उस पर काबू पाने में नाकाम रही है। जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर उनका आरोप यहाँ पर लग रहा है कि किस तरीके से वो कोविड के आंकड़े कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी देश में 30% से ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और चौथी और आखिरी बात इसमें निकल कर ये आती है कि आखिरकार अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि शरद पवार जो उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं गए थे कि आपको हमारा समर्थन अभी भी जारी है ये बताने के लिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदरूनी मुद्दे हैं। खास करके जो हमको हमारे सोर्सेज से पता चला है कि कई विधायकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो शरद पवार ये बात भी उनके पास रखने गए थे। दूसरी बात वो उनके पास रखने गए थे कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं खोलने की जरूरत है, जिस पर सीधे सीधे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मंत्रिमंडल में मतभेद दिखाई देते हैं। कई मंत्रियों का मानना है कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति पैदा होगी वो संभल नहीं पाएंगे और जिसके वजह से लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। तो ये अंदरूनी मतभेद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बिल्कुल, और यही मतभेद साहिल ऐसे हैं जिन्हें लेकर ये तमाम सियासी अटकलें जो हैं वो शुरू भी हो गई हैं। गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों के लिए आज से फिर मुसीबतों का दिन है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते केस के बाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक गाजियाबाद में ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली की वजह से आ रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगने लगी हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है। केवल विशेष सेवाओं, जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी, वो भी आई कार्ड दिखाकर। डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों, पत्रकारों को आई कार्ड के साथ आने जाने की छूट होगी, लेकिन दिल्ली से हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले किसी भी शख्स को आने नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो लोग दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो हर हाल में सुबह 9 बजे तक गाजियाबाद सीमा छोड़ दें। तो शाम को 6 बजे के बाद ही आप दिल्ली से वापस आएंगे गाजियाबाद की सीमा में, और सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों को दिल्ली में जाना है, वो भी पास के साथ। अगर आपके पास पास नहीं होगा तब भी आपको सुबह 9 बजे से पहले भी एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली। यूं तो बॉर्डर सील करने का आदेश आज से लागू हुआ है, लेकिन कल जिलाधिकारी का आदेश आने के बाद से ही बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई, जिससे जाम लगना शुरू हो गया था। जब यहाँ पर अब पूरा ट्रैफिक खुल चुका है, ऑफिस खुल चुके हैं, सरकारी ऑफिस खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल चुके हैं, तो वो लोग शाम को ऑफिस से घर आएंगे तो रास्ते। गाजियाबाद में कल कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इस तरह कुल केस की संख्या 231 हो गई। हालांकि इसमें 192 लोग सही हो चुके हैं। एक्टिव केस सिर्फ 37 हैं। पुनीत शर्मा और अरविंद ओझा के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। कोरोना की दहशत ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है। बढ़ते हुए आंकड़े दिल्ली को डरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को भरोसा दे रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हालात नियंत्रण में हैं। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। 1 हफ्ता हो गया। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सरकार ये यकीन तब दिला रही है जब कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,053 हो गया है। 635 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ नए इंतजाम करने जा रही है। दिल्ली में जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उन तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हर जिले में टीम तैयार करने को कहा गया है। ये टीम
सीधे मरीज के संपर्क में होगी। साथ ही दिल्ली के 117 अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अस्पताल के 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। इन इंतजामों के बीच कोरोना के नए मामले सरकार की चिंता बढ़ा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाने का एक सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है। सब इंस्पेक्टर को घर में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। तंसीम हैदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। रास्ते में भूख, प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हैं। हालत ये है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में पूरा हो रहा है। 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम लोग को घुमा रहा है गाड़ी, नहीं पानी है नहीं खाना है। 4 दिन से हम लोग इसी गाड़ी में है। पब्लिक मांग कर रही है मोतिहारी के लिए, वो बोला है दरभंगा के लिए। ट्रेन रास्ते में रुकी तो सारे मजदूर ट्रेन से बाहर निकल पड़े। तपती गर्मी में सैकड़ों की संख्या में मजदूर ट्रेन के इंजन के पास जाकर भी हंगामा करने लगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के कुर्ला से आ रही थी और बिहार में बाढ़ के पास ये हंगामा हुआ। मजदूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया है और ट्रेन पिछले 4 दिनों से उन्हें घुमा घुमा कर ले जा रही है। टिकट मिला हम लोग को मोतिहारी के लिए, लेकिन अब तक हम लोग को मोतिहारी समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है। कितना समय से ट्रेन में है आप लोग? 72-76 घंटे। सर हम लोग शुक्रवार को दिन रात को 9 बजे कुर्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़े थे हम लोग। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही। लोगों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लौट रही हैं और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है। हम लोग यहाँ पैसेंजर जितना है, आधा से ज्यादा पैसेंजर मोतिहारी का है। टिकट भी हम लोग को मोतिहारी का दिए गया हुआ है, फिर भी बोल रहा नहीं दरभंगा जाएगा गाड़ी, दरभंगा जाएगा, मधुबनी जिला जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर ऐसी शिकायत कई जगहों से आ रही है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची। एक मजदूर परिवार को यहीं उतरना पड़ा क्योंकि पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दर्द से तड़पती महिला ने प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। पिता की गोद में आई नवजात को क्या मालूम कि अभी घर तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है। 4 रोज हो गया देखो कि गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा रास्ते में रोक लेता है। खाने के नहीं व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था पानी है। समस्तीपुर पहुंचने वाली दूसरी ट्रेनों के यात्रियों की भी कहानी ऐसी ही थी। तो मीनाक्षी, अब 1 और 11 में बात करेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन की, क्योंकि लेट लतीफी की हद पार हो गई है। मजदूरों को उनके घर तक ले जा रही है ट्रेन। घंटों का सफर अब कई दिन में तय कर रही है। मुंबई से बिहार के लिए निकले मजदूरों का सफर आसान नहीं। 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन ट्रेन अब भी मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा पाई है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि ट्रेन को जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई है, और इसकी वजह से मजदूरों को भारी दिक्कत हो रही है। 4 दिन से हम लोग को घुमा रहा है गाड़ी, नहीं पानी है नहीं खाना है। 4 दिन से हम लोग इसी गाड़ी में है। ये सफर भी आसान नहीं। काफी जद्दोजहद के बाद मजदूरों को घर वापसी की ट्रेन में जगह तो मिली, लेकिन ट्रेन है कि घुमाए जा रही है। घंटों के सफर में 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। ट्रेन चलती कम, रुकती ज्यादा है। जला देने वाली गर्मी में भूखे प्यासे हैरान परेशान मजदूरों का सब्र आखिरकार जवाब दे रहा है। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के कुर्ला से आ रही है। 4 दिन हो गए, लेकिन मोतिहारी नहीं पहुंच पा रही। बिहार के बाढ़ में जब ट्रेन घंटों रुकी रही तो मजदूरों की भीड़ इंजन तक जा पहुंची। टिकट मिला हम लोग को मोतिहारी के लिए, लेकिन अब तक हम लोग को मोतिहारी समय से नहीं पहुंचाया जा रहा है। कितना समय से ट्रेन में है आप लोग? 72-76 घंटे। सर हम लोग शुक्रवार को दिन रात को 9 बजे कुर्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़े थे हम लोग यहाँ पैसेंजर जितना है, आधा से ज्यादा पैसेंजर मोतिहारी का है। टिकट भी हम लोग को मोतिहारी का दिए गया हुआ है,
फिर भी बोल रहा है नहीं, दरभंगा जाएगा गाड़ी, दरभंगा जाएगा, मधुबनी जिला जाएगा। बाढ़ ही नहीं, समस्तीपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन का भी यही हाल है। ट्रेन पर बैठे 4 दिन हो गए, लेकिन अपना स्टेशन आ ही नहीं रहा। मोतिहारी जा रही एक महिला की तो तबीयत ही बिगड़ गई। दर्द से तड़पती महिला ने स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। पिता की गोद में आई नवजात को क्या पता आगे का रास्ता कितना मुश्किल भरा है। 4 रोज हो गया है। देखो कि गाड़ी 2 घंटा 3 घंटा रास्ते में रोक लेता है। खाने की नहीं व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था पानी है। पुणे से चली एक ट्रेन 70 घंटे में समस्तीपुर पहुंची। रेल प्रशासन ट्रैक खाली न होने की दलील दे रहा है। दावा तो मजदूरों का खाना पानी देने का भी है, लेकिन इसमें कितना दम है ये लाचार मजदूरों के चेहरे बता रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम और ट्रेन शेड्यूल जल्द से जल्द अनाउंस करते रहेंगे और ट्रेन की सुविधा बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे सब दुकानों को भी अनुमति दे दी है शुरू करने के लिए। रेस्टोरेंट नहीं शुरू होंगे, वहां पे टेक अवे अलाउड होगा हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन बाकी सभी दुकानें शुरू करने का आदेश दे दिया। बात सिर्फ ट्रेनों की लेट लतीफी की नहीं है, हैरानी तो इस बात की भी है कि ट्रेन को जाना कहां होता है और पहुंच कहां जाती है। पाड़ से धर्मेंद्र कुमार के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। 30 घंटे का सफर 4 दिन में तय हो रहा है। मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन कोरोना की रफ्तार इस वक्त फुल स्पीड में है। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। जिस रफ्तार से ये आंकड़े मुंबई में बढ़ रहे हैं, उससे डर ये लग रहा है कि कहीं मुंबई मॉस्को को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट ना बन जाए। जो शहर कभी सोता नहीं, वो आज खौफ और डर के साए में है। मुंबई मेरी जान वाले महानगर में अब जान पर बनाई है। मुंबई में कोरोना पैर पसारता जा रहा है। पौष इलाके से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक फैलता जा रहा है। यहाँ हर रोज कोरोना के नए मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि इसे ग्लोबल हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार के नए आंकड़े भी डराने वाले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1400 से ज्यादा नए मामले जुड़ गए। अब मुंबई में कुल केस करीब 32,000 हो गए हैं। मुंबई में मौत की संख्या भी चौंका रही है। एक दिन में 38 लोग कोरोना से हार गए। अब यहाँ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1000 के पार हो गई है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार जिस कदर बढ़ रही है, उससे लगने लगा है कि कहीं मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट न हो जाए। अभी मॉस्को के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में ही हैं, लेकिन दोनों महानगरों में फर्क ये है कि मुंबई में जहां मामले ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मॉस्को में नए मामले कम होते जा रहे हैं। 16 मई को मुंबई में कोरोना के 884 नए केस आए। वहीं 22 मई को नए केस बढ़कर 1751 हो गए, जबकि मॉस्को में 16 मई को कोरोना के नए मामले 3505 आए। वहीं 22 मई को नए मामले घटकर 2988 हो गए। कभी न्यूयॉर्क को नया वुहान कहा जा रहा था, लेकिन नए मामले में मुंबई ने न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को लग रहा है कि मामले अनुमान से कम बढ़े हैं। आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवेत। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत। 13,000च्या आसपास। खतरा कम्युनिटी लेवल तक कोरोना के फैलने का भी है। उधर कैबिनेट के 2 मंत्री इसकी जद में आ चुके हैं। मुंबई पुलिस में भी इस वायरस की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। 2 दिन में ही मुंबई में 140 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। बढ़ते मामले के साथ अस्पताल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है।
बिल्डिंग्स हैं मुंबई में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज, आइसोलेशन सेंटर्स और हॉस्पिटल में बदला जाना चालू करा जा चुका है। नहीं, अब मुंबई एक ऐसा शहर है, डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, यहाँ ज्यादा नए बिल्डिंग्स बनाने का स्कोप नहीं है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थे उनको अब बदला जा रहा है ऐसी फैसिलिटीज में, ताकि हॉस्पिटल्स का बर्डन थोड़ा सा कम किया जा सके। और ऐसे ही एक बिल्डिंग्स में से अभी है सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई का आइकॉनिक सेंट जेवियर कॉलेज, जिसको एक क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। अब तो लॉकडाउन में ढील भी है। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन दौड़ रही है, हवाई सफर शुरू हो गया, जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की रफ्तार पर कैसे लगाम लगे। मुंबई से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की बात करेंगे, जिसे एक बार फिर से सील कर दिया गया है, जिसके के चलते गाड़ियों का वहां पर आज लंबा जमावड़ा देखा गया। गाजियाबाद में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ने के बाद एक बार फिर से सीमा को सील कर दिया गया। दिल्ली आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद के डीएम ने कल ही सीमा सील करने का हुक्म जारी किया था। 9 बजे तक सरकारी कर्मचारियों को परमिशन थी, लेकिन अब पूरी तरह से उसे भी रोक दिया गया है। 9 बजे के बाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब किसी भी वाहन को गाजियाबाद जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया। उसके बाद से ही सुबह के वक्त हालांकि लोग जो थे वो निकल रहे थे, जो सरकारी कर्मचारी थे वो उनको जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन 9 बजे से पहले तक ही, 9 बजे के बाद अब पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया गया। आपको कहाँ जाना है, कब से खड़े हैं आप? मैं अभी हो गया, मेरे को आधा घंटा करीब होने वाला है। कहाँ जाना था आपको? मुझे दिल्ली जाना है, यहाँ निर्माण बिहार। तो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं जाने देंगे, आपको 9 बजे तक आना था। तो हम तो पीछे से जाम में हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इनको जो है वो यहाँ पे जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि 9 बजे के बाद अब एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई। आप कब से खड़े हैं और कहाँ जाना था? सर 15-20 मिनट तो हो गए हैं और मुझे आसफ अली रोड नई दिल्ली जाना है। किस काम से जा रहे थे? मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंस्ट्रक्शन आया है कि जो बैंक एम्प्लॉयज हैं या बैंकिंग सर्विसेज जुड़े हैं उनको आईडी कार्ड पर अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ आने के बाद तो ये कम्प्लीटली सील डाउन हो गया। और दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं, राजधानी के अंदर भी जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। लॉकडाउन में जब ढील दी गई है, चौथे लॉकडाउन में, तो दफ्तर से लेकर बाजार तक खुले और इसका असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगने लगा है मीनाक्षी, से दिल्ली फिर से कोरोना से पहले वाले दिन में दिल्ली की सड़कों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की और आईटीओ की। लगभग ऐसी ही तस्वीरें पहले भी यहां से दिखा करती थी पीक आवर ट्रैफिक में, और एक बार फिर से वही हाल अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये सब हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन 4 में जिस तरह से ढील दी गई है, रियायतें अब मिली हैं, उसका असर सीधे सड़क पर ट्रैफिक की सूरत में। कोरोना से देश भर में इस वक्त त्राहिमाम है और ऐसे में गर्मी ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मई में ही जून का ट्रेलर दिख रहा है, आधे हिंदुस्तान में आसमान आग उगलने लगा है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से कुदरत का प्रहार। आसमान से आग बरस रही है, धरती तप रही है, हवा जला रही है। आधा हिंदुस्तान भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर भारत के रेगिस्तानी इलाकों में शोले बरस रहे हैं। बाहर निकले तो जिस्म जल जाएगा। इन इलाकों में पारा 47 डिग्री के पार है। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका भी तप रहा है। राजधानी दिल्ली में भी सूरज आग बरसा रहा है। आज मौसम का सबसे गर्म दिन है। पारा 46 डिग्री के पार जा सकता है। उफ, ये गर्मी, दिल्ली की गर्मी कमबख्त। 45 डिग्री से ऊपर तापमान है। राजपथ पर खड़े हों और राष्ट्रपति भवन की तरफ देखें तो उधर मृग मरीचिका सी दिखाई पड़ती है। लगता है सड़क पर पानी बह रहा है। गाड़ियों के अक्स दिखाई पड़ते हैं उस पर। यह जेठ की दोपहरी कमबख्त। दिल्ली ओपन ओवन बन चुकी है। 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक राहत मिलने वाली नहीं है।
उन मजदूरों का सोचिए जो हाईवे पर पैदल ही चले जा रहे हैं। कोरोना ने उनकी रोजी रोटी छीनी और अब कुदरत उन पर एक और जुल्म कर रही है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम 28 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव भीषण हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 44 डिग्री से 46 डिग्री रहने का अनुमान है। जो है सन जो है सर के ऊपर आता है और स्ट्रेट होता है उसकी सनलाइट, और हर साल हीट वेव होता है, लेकिन इसका कोई अधिक नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है मैंने बताया कि अगर क्लाउड रहेगा, अगर बारिश आएगा तो फिर क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा। सूरज का किरण वो आएगा नहीं ना, तो कम आएगा 29 को, तो 29 ऑनवर्ड मेजर रेस्पाइट है। बाद में 3 जून के जब बारिश छोड़ जाएगा, 1 या 2 जून को, बाद में नया स्पेल शुरू हो सकता है। मई में गर्मी के सितम ने जून वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा दिया है। जाहिर है आने वाले दिनों में कोरोना और गर्मी की डबल मार पड़ने वाली है। दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य के साथ आज तक ब्यूरो।